Hello my dear students. So today we will discuss the next session of Bullseye NEET 2021, that is session number 36. होपफुली आप लोग अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं उनको अच्छे से देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही ये जो क्वेश्चंस हैं वो चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस जो हमारे हैं दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर एनिमल टिश्यू, जो कि एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से गिवन है. ओके, इस चैप्टर में आप लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ के बेसिक्स पढ़े होंगे, प्लस 3 एनिमल्स इस चैप्टर के एंड में दिए हैं बच्चों, कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग. एंड इफ़ यू नो कि जो नीट का अपडेटेड सिलेबस है उसमें सिर्फ कॉकरोच को ही आपको स्टडी करना है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग्स आर डिलीटेड. ओके, तो अगर आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तो रिमेंबर दिस, यू हैव टू स्टडी ओनली कॉकरोच पार्ट, जो 3 एनिमल्स लास्ट में है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज जैसा है. ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइलाइन कार्टिलेज. इट इज़ रिलेटेड टू कार्टिलेज. आपको पता है इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज़ में जो 4 बेसिक टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो मस्क्यूलर और नर्वस टिश्यू पे तो फिर भी आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसको वापस से डिटेल में पढ़ते हैं, बट एपिथेलियल और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इन पर क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली फ्रेम होते हैं. तो हाइलाइन कार्टिलेज जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, यू नो. और अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कार्टिलेज के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? इफ़ यू रिमेंबर, वन इज़ द हाइलाइन कार्टिलेज जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है. सेकंड इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज जिसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है. एंड थर्ड इज़ द फाइब्रस कार्टिलेज. ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा. हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये बोन्स के एंड पर होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स पर. ठीक है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. उसके अलावा रिब्स के एंड पर होती हैं, एंड्स ऑफ द रिब्स. लैरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं. लैरिंग्स में दोनों तरह की कार्टिलेज होती है, ध्यान रखिएगा. हाइलाइन भी होती हैं और लैरिंग्स में कुछ लिमिटेड कार्टिलेज इलास्टिक भी होती हैं. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज. अगर ऑप्शंस फ्रेम होते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. और इलास्टिक कार्टिलेज उसके अलावा कहाँ होती है? जहाँ हमारे स्ट्रक्चर्स में इलास्टिसिटी है. जैसे इफ़ यू हैव फील एवर कि जो हमारा ये पिन्ना है इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये वापस अपनी शेप ले लेगा, या टिप ऑफ द नोज़ है इस ये रिबाउंड हो जाएगा, जो कि इलास्टिक चीज़ों का नेचर होता है. तो ये तरीका है याद रखने का. तो इलास्टिक कार्टिलेज टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना पे प्रेजेंट है. ओके, और इसके अलावा जो हमारा इलास्टिसिटी में मैंने आपको बता दिया, लैरिंग्स, टिप ऑफ नोज, ईयर पिना. ओके, हाँ, ट्रैकिया जो है हमारी उस पर जो सी शेप रिंग्स होती हैं जो कि ट्रैकिया के कोलैप्स को रोकती हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वहाँ पर आ जाएगा अगेन आपका हाइलाइन कार्टिलेज. ठीक है, क्लियर. तो इलास्टिक में एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है, दैट इज एपिग्लॉटिस. यस और नो? एपिग्लॉटिस आपको ध्यान है ना, जो ट्रैकिया जो विंड पाइप है, व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमारा विंड पाइप है उस विंड पाइप पे जो सी शेप रिंग्स हैं ये तो बनी है हाइलाइन कार्टिलेज की. ओके, लेकिन इस ट्रैकिया पे जो एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं आप? ग्लॉटिस. और इस ग्लॉटिस को जब हम फूड स्वेलो करते हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, तो फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में ही जाएं, तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग इस विंड पाइप को बंद करने के लिए एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर कर रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. और क्योंकि इसे बार बार बंद होना और खुलना है तो इट रिक्वायर इलास्टिसिटी. दैट्स वाई एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. ओके, एंड रही बात फाइब्रस कार्टिलेज की, तो इसके 2 एग्जाम्पल्स याद रखिएगा. एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है जहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट की ज़रूरत है, तो जितनी भी वर्टिब्रीज है उन वर्टिब्रीज के बीच बीच में जो डिस्क होती है, कार्टिलेज होती है, दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज. एंड सेकेंड इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस. आप लोगों ने जब बोन का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो 2 प्यूबिक बोन्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, दैट इज द फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट. ठीक है, दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर. इन्हें बार बार जब भी टाइम मिले रिवाइज करिएगा. तो नाउ द क्वेश्चन इज, हाइलाइन कार्टिलेज एग्जिस्ट एट ऑल द फॉलोइंग लोकेशंस एक्सेप्ट. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से किस जगह पर हाइलाइन कार्टिलेज नहीं होती है. ओके, एब्सेंट है. तो देखते हैं, वेंट्रल एंड ऑफ रिब्स. वेंट्रल एंड ऑफ रिब्स पे हमने पढ़ा, बिल्कुल हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट है.
आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स, यानी जो लॉन्ग बोन्स के जॉइनिंग सरफेसेस हैं यहाँ भी हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पर नहीं है। और रही बात लैरिंग्स की, तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि लैरिंग्स में दोनों तरह की कार्टिलेज है, तो हाइलाइन कार्टिलेज भी है ना लैरिंग्स में, तो ये वाला ऑप्शन पे तो है, नो डाउट इसमें प्लस इलास्टिक भी है, बट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से किस जगह पर हाइलाइन है ही नहीं, एब्सेंट है, तो सिंपली द आंसर इज एपिग्लॉटिस, क्योंकि एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, डन। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एपिथीलियम। एपिथीलियल टिश्यू से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। आपको थोड़ा सा एपिथीलियम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि जहाँ पर भी एपिथीलियम इज द कवरिंग, जो कि लाइनिंग बनाती है इंटरनल ऑर्गन्स की, एक्सटर्नली हमारे बॉडी की। तो किसी भी ऑर्गन पर जो एपिथीलियम की लेयर होती है आप हमेशा इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके सेल्स अलग अलग शेप्स में होती हैं, फ्लैट है तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर, पर जब भी आप एपिथीलियम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एपिथीलियम को कॉम्पैक्टली पैक किया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ की लाइनिंग है, अगर इसमें लूज सेल्स होंगी तो फिर लाइनिंग कैसे फ्रेम होगी। ओके, तो सिंपली सेल्स कॉम्पैक्ट है, और क्योंकि सेल्स इतना कॉम्पैक्टली अरेंज हैं तो इनके बीच में देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, कॉम्पैक्ट सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, एंड हमेशा एपिथीलियम के सपोर्ट के लिए उसके नीचे एक, आपने पढ़ा होगा, जेल लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, ए सेलुलर होती है, इसमें सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, सिंपली फ्लूइड की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि किसी भी घर में बेसमेंट होता है, वैसे एपिथीलियम की बेसल सरफेस पर ये प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज ए सेलुलर लेयर, ध्यान रखिएगा। और एपिथीलियल टिश्यू की एक और खास बात है कि एपिथीलियल टिश्यू ए वैस्कुलर होता है, यानी इसमें डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसमें कहीं भी स्पेस ही नहीं है ब्लड वेसल्स को एंटर करने के लिए। तो सेल्स तो लिविंग है, तो हाउ सेल्स गेट नरिशमेंट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे सेल्स को, तो सिंपली जो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो फ्लूइड की लेयर है, उसके पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी। आप ज़्यादातर देखिएगा ऑर्गन्स में अगर सिंगल लेयर है, जैसे आप एलिमेंट्री कैनाल को ध्यान करिए, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो एपिथीलियम होती थी अंदर वाली म्यूकोजा, उसके जस्ट बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी। ओके, या फिर अगर किसी जगह पर सिंगल लेयर है सिर्फ, तो चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू, जो ऑर्गन स्पेस क्रिएट होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हमेशा एपिथीलियम कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होती है, एंड यू नो वेरी वेल दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कम्प्लीटली फिल्ड, रिच इन ब्लड सप्लाई, है ना। कनेक्टिव टिश्यू को आप हमेशा, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, कनेक्टिव टिश्यू में हमेशा आप इस तरह से एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, उसमें बहुत दूर दूर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मास सेल्स, मैक्रोफेजेस, देयर आर सो मैनी सेल्स, और देयर आर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। उसके अलावा नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, है ना, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एपिथीलियम को जो सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई, वो डायरेक्टली ना होके कैसे होता है, इन ब्लड वेसल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से इट विल गेट टू एपिथीलियल सेल्स। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि एपिथेलियल सेल्स वैस्कुलराइज नहीं होती हैं, दे आर ए वैस्कुलर। ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल सेल्स के। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल अभी बताया मैंने आप लोगों को। सेकेंड, यहाँ पे न्यूक्लियस जरूर बना देना, ठीक है। देन इट इज़ हाईली वैस्कुलराइज, नेवर, मैंने आपको अभी अभी बताया ये ए वैस्कुलर होती है, इनके पास डायरेक्ट ब्लड वेसल्स नहीं होती है बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर ब्लड वेसल्स। थर्ड ऑप्शन, इट फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेसेस। यस, इसका नाम ही इसलिए है एपिथेलियम क्योंकि ये एक लाइनिंग बना रही है, कवरिंग बना रही है। जैसे अगर स्टमक है तो ये स्टमक में जो भी सबसे एक्सटर्नल कवरिंग होगी और जो भी इंटरनल कवरिंग होगी, यू नो 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो दोनों ही लेयर चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो एपिथेलियम की बनी होती है। जैसे कि इंटरनल लेयर को आप कहते हैं म्यूकोजा, और जो सबसे बाहर की लेयर है एक्सटर्नल उसे आप कहते हैं सीरोसा। बट सीरोसा हो चाहे म्यूकोजा हो, दोनों ही बनी किसकी हैं, एपिथेलियम की। ठीक है, क्लियर। और अगर सिंगल लेयर होती, 4 लेयर्स ना होके, तो वो सिंगल लेयर भी हमेशा एपिथेलियम ही होगी। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन
सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन। तो प्रोटेक्शन स्किन के फॉर्म में प्रोटेक्ट कर रही है हमको। जहाँ ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रीशन का काम कर रही है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इट इज़ डूइंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। और जहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं हमारे, तो एल्वियोलाई में जो एल्वियोलर एपिथेलियम है सिंपल स्क्वैमस, वहाँ पर ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही है। इवन पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में देयर इज अ लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम। तो फंक्शंस तो सारे सही हैं। ओके, ये पॉइंट भी सही था। तो जो नहीं है सही, नॉट एसोसिएटेड, दैट इज इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन। ओके, डन। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को के क्वेश्चंस को आप तभी इजीली कर पाएंगे जब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की नॉलेज भी बहुत अच्छे से होगी। इसलिए जब भी आप रिवीजन करते हैं तो एनिमल टिश्यू को ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ लिंक करके पढ़ा करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।